भारत की गुलामी की शुरुआत। आप खुद अनुमान लगाइए कि दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हुई हो और वह युद्ध मात्र 3 घंटों में खत्म हो जाता है, तो वह कैसे संभव हो सकता है। यह युद्ध अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। पहली बात तो यह हमारे सामने खड़ी होती है कि जब एक नवाब को पता था कि हम अगर ये युद्ध हारते हैं या समर्पण करते हैं तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा, तो वह कैसे अपनी मां और भूमि को गुलाम बनवा सकता है। लेकिन शायद इस सवाल का जवाब वही दे सकता था जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन भारतीय इतिहास का यह एक गंदा पन्ना बोल सकते हैं जिसे कोई भारतीय पढ़ना नहीं चाहता है। अंग्रेजों ने इस युद्ध में हमारी सेना को मात्र 3 घंटों में हराकर देश के एक भाग पर कब्जा कर लिया था। यह भारत की गुलामी की शुरुआत थी दोस्तों। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को बिहार के बलिया से कुछ किलोमीटर दूर बक्सर नामक जगह पर लड़ा गया था। यह ऐतिहासिक युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की शक्ति और भारत में उनका प्रभुत्व और भी अधिक बढ़ गया था। वहीं कई इतिहासकार इस युद्ध को भारत की दास्ता का प्रमुख कारण मानते हैं। ऐसी दास्ता जिसे करीब 200 सालों की गुलामी सहने के बाद ही मिटाया जा सका। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत से भारत की आर्थिक और राजनीतिक हालत पर बेहद बुरा असर पड़ा था और कई राज्यों की स्थिति बेहद खराब होती चली गई थी। बक्सर के इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद बंगाल पर न सिर्फ पूरी तरह से अंग्रेजों का राज हो गया, बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, बिहार का राजस्व और दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व काफी बढ़ गया था। वहीं कई लड़ाइयों में पराजय के बाद मीर कासिम ने उसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो कि उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता था, उनसे सहायता मांगी। आपको बता दें कि उस दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब का प्रधानमंत्री था, जिसके बाद अवध के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के फैसले में कुछ धन और बिहार के बदले मीर कासिम का साथ देने को तैयार हो गया। इसके साथ ही मुगल सम्राट भी इस लड़ाई में साथ देने के लिए मीर कासिम के साथ आ गए। फिर बाद में इन तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाई और बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उनके खिलाफ सन 1764 में युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के लिए बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला पहले पटना पहुंचे। वहीं जब अंग्रेजों ने तीनों की संयुक्त सेना को देखा, तब अंग्रेजी सेना के प्रधान के होश उड़ गए। हालांकि इसके बाद उसने अपनी सेना को निर्देश दिए और फिर पटना की घेराबंदी कर दी गई। लेकिन अवध के नवाब की सेना में शाहूमल, असद खान और जैनुल अबादीन, जो कि अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों ने पहले ही इन्हें कुछ लालच देकर खरीद लिया था, जिसके चलते ये तीनों विश्वघाती सैनिक शुजाउद्दौला की सारी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। सैनिकों की विश्वासघात की वजह से पटना की घेराबंदी में वे सफल नहीं हुए। इस दौरान अंग्रेजी सेना के नेतृत्व के लिए उनके कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो को नियुक्त किया गया था, जिससे यह डर था कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों की संयुक्त सेना को अगर उस दौरान मराठों और सिखों का साथ मिल गया तो उसकी हार होगी। इसलिए कैप्टन मुनरो ने जल्द ही युद्ध करने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ अवध के नवाब के सेना में विश्वासघातियों के साथ की वजह से उसके लिए यह युद्ध लड़ना आसान हो गया। इसके बाद 23 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों की संयुक्त सेना
बिहार में बलिया से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर नामक स्थान पर आमने सामने हुई और बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध महज 3 घंटे ही चल सका, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान सुजाउद्दौला के सैनिकों की गद्दारी और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम के कमजोर गठजोड़ की वजह से इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। दरअसल मीर कासिम और शाह आलम के पास कोई अपनी सेना नहीं थी, जिसके चलते अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इस युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करने के लिए उन पर रोजाना होने वाले खर्च के लिए करीब 11 लाख रुपए की मांग की। वहीं मीर कासिम के द्वारा इस मांग को पूरा नहीं कर पाने की वजह से सुजाउद्दौला ने मीर कासिम की सारी संपत्ति पर जबरन कब्जा जमा लिया और वह खुद बिहार की राजगद्दी पर बैठना चाहता था, जिसके चलते दोनों के रिश्तों में आपस में कड़वाहट पैदा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम के पास भी खुद की सेना नहीं थी और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। वहीं अंग्रेजों की सहायता मिलने का आश्वासन पाकर वो इस युद्ध को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था। ऐसी परिस्थिति में यह युद्ध सिर्फ 3 घंटे ही चल सका और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम, जो पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से संधि कर उनकी शरण में जा पहुंचा। वहीं अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच कुछ दिन तक लड़ाइयां हुई, लेकिन लगातार परास्त होने की वजह से सुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। वहीं इलाहाबाद की संधि के बाद जहां मुगल बादशाह शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों सौंपना पड़ा, वहीं अवध के नवाब सुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों से हुई संधि के मुताबिक करीब 60 लाख रुपए की रकम इस युद्ध में हुए नुकसान के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ी। इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। वहीं बक्सर के युद्ध में हार के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में कामयाब रहा, लेकिन बंगाल से अंग्रेजों का शासन खत्म करने का सपना उसका पूरा नहीं हो पाया। वहीं इसके बाद वह दिल्ली चला गया और यही उसने अपना बाकी का जीवन बेहद कठिनाइयों के साथ गुजारा। वहीं 1777 ईस्वी के आसपास उसकी दिल्ली के आसपास ही मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई, जिसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति पर पड़ा। ज्यादातर राज्यों के शासक अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे और धीमे धीमे भारत का सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा और अंततः अंग्रेज पूरी तरह से भारत को जीतने में सफल होते चले गए और फिर भारत गुलामी की बेड़ियों में बंध गया और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों का शिकार हुआ। तो दोस्तों, ये थी भारत के गद्दारों की कहानी। यदि आपके दिमाग में और कोई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।